हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुग्धा और आप लोगों के लिए आज फिर से लेकर आई हूं यूपीएससी जूलॉजी का ऑप्शनल पेपर मेंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल्स? डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स बेस्ड ऑन देयर फॉसिल रिकॉर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के डिमांड को समझिए और ये भी समझिए कि ये क्वेश्चन 20 नंबर का था। क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले आप फॉसिल्स बताइए क्या होता है, इसके साथ साथ आप हॉर्स का ओरिजिन और इवोल्यूशन बताइए बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले फॉसिल्स को डिस्क्राइब करना नहीं है, डिफाइन बस करना है। सिंपल, बहुत ही प्रिसाइज और कॉन्साइज होते हुए पूरी तरह से टू द पॉइंट आंसर लिखते हुए बताना है कि फॉसिल्स आखिर होता क्या है। स्टूडेंट्स, फॉसिल्स बेसिकली वो सभी रिमेन्स हैं जो नेचर के चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में रखे हुए हैं। वो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के रिमेन्स हैं जो प्रिजर्व हैं और हमें एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स के बारे में आइडिया देते हैं कि वो कैसे थे, देखने में कैसे थे, क्या हो सकता है, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वगैरह वगैरह। तो ये जो फॉसिल्स हैं बिल्कुल ही डायरेक्ट इवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस है। बिकॉज बाकी सारे एविडेंसेस, चाहे वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो, चाहे वो होमोलोगस ऑर्गन हो, एनालोगस ऑर्गन हो, वो एक ब्रीफ आइडिया देते हैं। लेकिन फॉसिल्स जो है वो डायरेक्ट आइडिया देते हैं कि हाँ यही एग्जैक्टली था। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल, आर्कियोप्टेरिक्स ना तो रेप्टाइल रहा ना बर्ड रहा, लेकिन एक काफी इंटरमीडिएट स्टेज रहा, कनेक्टिंग लिंक जिसको बोलते हैं। तो इस आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल रिकॉर्ड से ही पता चला कि जरूर ही बर्ड का ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ होगा। तो डिस्क्राइब करेंगे हम, एज पर चार्ल्स लायल, फॉसिल्स आर एनी बॉडी और ट्रेसेस ऑफ एनिमल और वेजिटेबल बरीड एंड प्रिजर्व बाय नेचुरल कॉजेज। दो तरह के फॉसिल्स होते हैं, एक तो कंप्लीट यानी बॉडी फॉसिल्स और एक होते हैं ट्रेस फॉसिल्स। बॉडी फॉसिल्स जैसे कि ऊली मैमोथ का फॉसिल फ्रोजन ग्लेशियर में दबा हुआ था और लकीली प्रिजर्व्ड रह गया। जैसे कि एम्बर यानी एंशियंट प्लांट सैप में दबा हुआ इंसेक्ट का फॉसिल्स। लेकिन कुछ ट्रेसेस फॉसिल्स भी होते हैं जो फ्रेगमेंटेड बोन्स के रूप में, इम्प्रिंट्स के रूप में, कैप्रोलाइट्स के रूप में, या फिर अलग अलग चेंज मॉल्स और कास्ट के रूप में हमें कभी कभी दिख जाते हैं और ये आइडिया देते हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ हो, ये कुछ एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म रहे हों। देखो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि फॉसिल का बनना, फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया काफी जटिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसका डिके बहुत फास्ट होने लगता है। बहुत सारे डेट्रीवोर्स हैं जो उसके डिकम्पोजिशन में लग जाते हैं। नेचर के अपने फोर्सेस हैं, हीट है, विंड है, इरोजन है, वाटर है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको गलाने, सड़ाने और उसको मिट्टी बनाने में लग जाती है। तो ऐसा बहुत ही लकी इवेंट होता है कि फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जो हमें एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ ब्रीफ आइडिया दे सकती है। इस तरह से फॉसिल्स को ब्रीफली डिफाइन करते हुए आगे निकल जाना है और आना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स वाले थीम पर। स्टूडेंट्स, हॉर्स का जो इवोल्यूशन हुआ था वो नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स में हुआ था। पैलियोंटोलॉजिस्ट को हॉर्स के इवोल्यूशन के बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के प्लेन में 60 मिलियन साल पहले हॉर्स का इवोल्यूशन डॉग लाइक क्रिएचर से शुरू होकर आज के मॉडर्न इक्वस फैमिली के, इक्वस स्पीसीज के 6 फीट टॉल हॉर्स हमें मिलते हैं। तो ये जो ग्रेजुअल फॉसिल्स हमें मिले एक डायरेक्शनल इवोल्यूशन को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली हॉर्स का साइज इंक्रीज किया है, ग्रेजुअली हॉर्स के ब्रेन का साइज इंक्रीज किया है और ग्रेजुअली बहुत सारे और भी चेंजेस हुए हैं। लेकिन वो एक ग्रेजुअल, सिक्वेंशियल और डायरेक्शनल चेंज है। इस तरह के इवोल्यूशन के जिसमें हर तरह के फॉसिल्स अवेलेबल है, हर ट्रांजिशन स्टेट के इंटरमीडिएट स्टेजेस के फॉसिल्स मिल गए हैं लकीली,
इस तरह के इवोल्यूशन को ऑर्थोलोगस या स्ट्रेट लाइन इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये डॉग लाइक क्रिएचर से 6 फीट टॉल कर्सोरियल मॉडर्न डिसेंडेंट हॉर्स में तब्दील होते हैं। और ये किस तरह से होता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं कि फॉसिल रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं कि 60 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में हॉर्स का ओरिजिन होता है। और फिर वहां से हॉर्स, चूंकि उस समय कुछ हद तक कनेक्टेड थे, बहुत सारे आइलैंड्स एक दूसरे के नजदीक थे, तो नॉर्थ अमेरिका से यूरेशिया में माइग्रेट कर गए हॉर्स। और यूरेशिया में डोमेस्टिकेशन के बाद क्या होता है आप जानते हैं, हॉर्स को ह्यूमन ने डोमेस्टिकेट किया और उसके बाद ट्रेन करके अपने लिए यूटिलाइज किया। और इस तरह से हॉर्स जो है ह्यूमन के सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को पूरी तरह बदल देते हैं, क्योंकि माइग्रेशन के लिए हो, युद्ध के लिए हो, सामान ढोने के लिए हो, हर तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट के लिए हो, हर तरह की एक्टिविटीज के लिए हॉर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और आर्यन का इन्वेजन कह लो या मंगोलियंस का जो भी सिविलाइजेशनल रहा हो, सब तरह का सिविलाइजेशन को, पूरे यूरेशिया, यूरोप और एशिया के सिविलाइजेशन को हॉर्स ने बहुत अच्छे से शेप किया है। फाइलोजेनी ऑफ द हॉर्स बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड्स। फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले तो आप जान लो कि सीनोजोइक एरा में, द एरा ऑफ मैमल्स में ही हॉर्स का ओरिजिन होता है। और सबसे पहला जो फॉसिल मिला है वो सीनोजोइक एरा का इयोसीन इपोच में मिला था। इयोसीन इपोच का फॉसिल जिसको बोलते हैं इयोहिप्पस। दूसरा फॉसिल है ओलिगोसीन इपोच का मेजोहिप्पस। तीसरा फॉसिल है मायोसीन इपोच का मेरीचिप्पस। चौथा फॉसिल है प्लायोसीन इपोच का प्लायोहिप्पस। और मॉडर्न हॉर्स का नाम है इक्वस, जो कि प्लिस्टोसीन इपोच में इवॉल्व कर गया। ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि ये जो फाइलोजेनेटिक का सीक्वेंस है उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट है ट्रेंड्स इन हॉर्स इवोल्यूशन। जब हॉर्स का इवोल्यूशन होता है तो मैंने कहा सीक्वेंशियल, ग्रेजुअल और डायरेक्शनल इवोल्यूशन है, तो कुछ ट्रेंड देखने को मिलते हैं। उस ट्रेंड्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और एग्जाम में लिखना चाहिए आपको। चाहे आप एक फ्लो चार्ट के रूप में लिखें, चाहे आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखे, किसी भी तरह से लिखे, पर ये लिखना चाहिए। ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज, enlarged abdomen, neck and elongated limbs. Plantigrade to unguligrade monodactyly gait with consistent elongation of third digit of both the limbs, provided with hoop ensuring spring-like mechanism for fast running or cursorial mode of life on grasslands. ठीक है, ग्रासलैंड्स यानी कि स्टेपीज कह लो या पेरेरीज कह लो, बहुत ही वास्ट एरिया प्रोवाइड करते हैं दौड़ने के लिए, तो इसलिए उनके पास इस तरह का फुट डेवलप करता है, जिसका डिजिट जो है, खासकर थर्ड डिजिट, काफी इलोंगेटेड हो जाता है हुफ के साथ और स्प्रिंग लाइक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है मोमेंटम देने के लिए शरीर को। Brachydont and bunodont dentition of molars were gradually replaced by hypsodont dentition, with high crowns and convolutions facilitating grazing on grassland. ठीक है दोस्तों, ये याद रखने की बहुत जरूरत है कि ब्रैकीडेंट यानी छोटे क्राउन या जो एनिमल होता है तो छोटा साइज का रहेगा, और बूनोडोंट यानी कन्वोल्यूशंस कम होंगे, उसमें जो फोल्डिंग है एनिमल की कम होगी। लेकिन जब वो ग्रेजुअली इवोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है कि हॉर्स में वो हिप्सोडोंट में चेंज हो जाता है, मतलब बड़े बड़े क्राउन्स आ जाएंगे और कन्वोल्यूशंस भी काफी बढ़ जाएगा, उन इनेमल की फोल्डिंग काफी बढ़ जाएगी अंदर। तो इससे क्या होगा कि हार्ड ग्रासेस हार्ड होते हैं कंपेयर टू लीव्स। ग्रासेस इसलिए हार्ड होते हैं क्योंकि उनमें सिलिका का डिपॉजिट बहुत होता है, तो उनको ग्राइंड करके चबाने में काफी टाइम लगता है, बहुत देर तक चबाना पड़ता है।
और इससे दांत को बहुत मजबूत होना चाहिए और कन्वोल्यूशन सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जरूरी है, तो इसलिए ऐसा होता है। सेरिब्रम का भी इनलार्जमेंट होता है, प्री ऑप्टिक एरिया भी इनलार्ज होता है, और जो सल्काई और गायराई है जो स्कल में होता है उसकी फोल्डिंग्स काफी बढ़ जाती है, जिससे कि ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ेंगे तो आईक्यू बढ़ गया और देखने की क्षमता बढ़ गई, पर ऑल्फैक्टरी लोब्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली कंपेयर टू द एंसेस्ट्रल हॉर्स छोटा हो जाता है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिएगा कि ये डायग्राम आप रट जाएं और एग्जाम में बना सकें। इयोसीन इपोच के हॉर्स को देखिए। इयोसीन इपोच का ईओ हिप्पस का छोटा सा दांत है और ये डिजिट्स को फोरलिम और हाइंडलिम को देखिए। फोरलिम कंपेयर टू हाइंडलिम हर बार छोटा रहेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थर्ड डिजिट भले ही बड़ा हो गया लेकिन बाकी डिजिट्स भी हैं। ओलिगोसीन इपोच में देखिए थोड़ा सा और बड़ा हुआ है क्राउन, और फोल्डिंग थोड़ी सी हुई है उसके एनिमल में, मेजो हिप्पस में, और साथ ही साथ फोरलिम और हाइंडलिम में आप देखिए कि कुछ डिजिट्स जो हैं और छोटे हुए हैं और डिसअपियर भी हो गए हैं। इसी तरह मायोसीन इपोच का केस है। अब आते हैं सबसे लास्ट, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ थर्ड डिजिट, दोनों ही लिम्ब में सिर्फ थर्ड डिजिट रह जाता है, काफी लंबा हो चुका है और हुप के साथ वो एक मजबूत होने के साथ साथ, लंबा होने के साथ साथ एक स्प्रिंग मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करने में सक्षम हो चुका है। और ये क्राउन आप देख रहे हैं, क्राउन काफी बड़ा हो चुका है, साथ ही साथ इसमें क्या हो चुका है, कॉन्वोल्यूशंस इनामल में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे कि हेल्प करेगा ये किस चीज में, ग्राइंडिंग में, ग्राइंडिंग एंड चीविंग में। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से ग्रेजुअली जो है ब्रेन का साइज इंक्रीज किया है। ठीक है, हायराकोथेरियम, हायराकोथेरियम यानी जो इयोसीन इपोच का हॉर्स था, इयो हिप्पस उसको बोला जाता है, उसका ब्रेन का साइज कुछ और था और काफी चिकना दिख रहा है। मेजो हिप्पस का साइज कुछ और है और इक्वस इक्वस काफी इनलार्ज्ड सेरिब्रम के साथ है। ये डायग्राम भी आप कोशिश करें कि बना दें। कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप बता देंगे कि थोड़ा सा आप दे देंगे कि इक्वस वेराइटी के जो हॉर्सेस हैं वो किस तरह से हमारे सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को शेप कर रहे, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का एक होता है ना कि आप नट सेल में बताने को, और साथ ही साथ आप कंक्लूड करेंगे कि भले ही आज तक बोला गया है टेक्स्ट बुक में ये कहा गया है कि ऑर्थोलोगस इवोल्यूशन है, यानी कि डायरेक्शनल इवोल्यूशन है, स्ट्रेट लाइन इवोल्यूशन है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी आजकल देखने को मिल रहे हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि कई बार जो है अलग अलग ब्रांचेज भी निकले हैं अलग अलग हॉर्सेस से। ठीक है, तो एकदम से स्ट्रेट लाइन नहीं है, अलग अलग ब्रांचेज निकल के जेब्रा भी बना है उससे, और भी बहुत सारे जानवर उसी से बने हैं, तो अलग अलग फाइलोजेनेटिक ब्रांचेज उससे निकले हैं। ये आप बता देंगे कि horse have played important role in, horse got diversifying after migrating to Eurasia, and they diversified and evolved into several other uh, families of animals which includes that of zebrach। इतना लिख दोगे तो आपका मतलब एक तरह का आंसर का पैकेजिंग अच्छा हो जाएगा। पैकेज करना बहुत जरूरी है आंसर को यूपीएससी में। आप एक ब्रीफ आइडिया दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आप अगर आपको कुछ हॉर्स के वेराइटीज के भी नाम याद है तो वो भी आप दे सकते हैं। हम लोग को तो कई बार जीके में पूछ भी देता होगा कि राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। मैं वो सब लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस सिंपली ये कह रही हूँ कि अगर कुछ कुछ अलग अलग वेराइटीज का नाम कुछ याद है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए उसका। ये नहीं कि रैंडमली पॉइंट्स डालने के नाम पे पॉइंट्स नहीं डालने हैं। पॉइंट्स वही डालने हैं जिसको आप कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में रख सके कि हाँ आप इसको डाल रहे हैं इसका क्योंकि आपने बताया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में हॉर्स का, इसीलिए तो हॉर्स का एवोल्यूशन पढ़ना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि
उनका रोल रहा है हमारे सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में, काफ़ी अहम भूमिका रही है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा प्रेरित होकर और ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूं और आप लोग बेनिफिट कर सकें। थैंक यू सो मच।